So next portion in this chapter will start is kinetic theory of gases. एक्चुअली में इस पोर्शन में हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल गैसेस की मैथमेटिकल फॉर्मेट में. अभी तक हमने जो स्टडी करी वो लॉज के फॉर्म में थी, एक्सपेरिमेंटल था. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिसेक्स लॉ, अवेगाद्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ऑल दो स्टडीज वर एक्सपेरिमेंटल. अभी जो अगली स्टडी हम लोग कर रहे हैं दिस इज मैथमेटिकल स्टडी ऑफ आइडियल गैस. तो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि आइडियल गैस बोलते किसको, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग गैस आइडियल गैस होती नहीं है. तो हमने सबसे पहले कुछ कंडीशंस फिक्स करी जो एक आइडियल गैस को फॉलो करनी चाहिए. So that is referred as postulates of an ideal gas. तो सबसे पहले इस चीज को लिखेंगे हम लोग. Ideal gas is defined as, the ideal gas follows the following conditions. पहले पॉइंट में ये लिखिए, ideal gas follows the following postulates. Ideal gas follows the following postulates. ये इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में पोस्टुलेट्स ऑफ एन आइडियल गैस भी बोल सकते हैं. कभी कभी इसी को हम लोग टाइटल के फॉर्म में अगर लिखना है तो स्कूल एग्जाम में या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस लिखो, तो हमें यही टर्म मेंशन करना है. सो राइट डाउन वन बाय वन. सबसे पहले पॉइंट पे लिखो ऑल गैसेस मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट पॉइंट पे लिखो all gaseous molecules are identical in terms of shape, size and mass. All gaseous molecules are identical in terms of shape, size and mass. All gaseous molecules are identical in terms of shape, size and mass, and molecules are considered as spherical and shape is spherical. मतलब हम आइडियल गैस के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिकल मानते हैं शेप, साइज और मास के टर्म में. एक पॉइंट. दूसरा, उन सारे मॉलिक्यूल्स की अगर शेप कभी कंसीडर करनी पड़ेगी तो दैट विल कंसीडर स्फीयर. ठीक है. सेकेंड पोस्टुलेट में लिखेंगे साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल. साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लिख लो. साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल and it is negligible with respect to the size of the container. And it is negligible with respect to size of the container. Size of gaseous molecules is very small and it is negligible with respect to साइज ऑफ द कंटेनर. या फिर अगर इसको और प्रिसाइसली लिखे तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एवरेज सेपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है. तो चाहो तो ब्रैकेट में इसको अगर दूसरे टर्म में लिखना है तो लिख लो दैट इज साइज इज मच स्मॉलर. दैट इज साइज इज मच स्मॉलर. दैट इज साइज इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Then the average separation between the molecules. मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज सेपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल मान लेते हैं. ठीक है. इसी टर्म में अगर आप चाहो तो गैसियस मॉलिक्यूल के साइज के हम लोग कंटेनर का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो आप यहाँ पे एडिट करके वॉल्यूम भी लिख सकते हो. सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules is negligible as with respect to the volume of the container. ऐसे भी लिख सकते हो. या साइज में कंपेयर करना है तो मॉलिक्यूल का अपना साइज, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन में नेग्लिजिबल गैप होता है. ठीक है. या नेग्लिजिबल रिलेशन है. यानी यू कैन से गैसेस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम लगभग 0 है. और ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, इसको हाईलाइट कर लो. जब हम रियल गैस की स्टडी करेंगे तब इस पोस्टुलेट पे दोबारा आएंगे.
क्योंकि यही एक पॉस्टुलेट है जिससे रियल गैस आइडियल गैस में डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि इसके हिसाब से आइडियल गैस के गैस का मॉलिक्यूल कितना जीरो मान लेना टेक्निकली, जबकि आइडियल रियल गैस के मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा। तो ये फैक्टर प्रैक्टिकली रियल गैसेस पे काम नहीं करेगा। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली, gaseous molecules moves randomly, gaseous molecules moves randomly, they collides with each other as well as with the wall of the container, they collides with each other as well as with the wall of the container. So gaseous molecules moves randomly, they collides with each other as well as with the wall of the container, and all the collisions are perfectly elastic. Perfectly elastic का मतलब समझना है, फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग स्टफ को। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि उस कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। कोई चीज मैंने आगे मेंशन करी है, दैट इज नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं, और किसी भी कोलिजन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। सो विल कंसीडर देम एज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसके बाद देखो जो गैस का प्रेशर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जो कोलिजन होता है उसके लिए जो टाइम स्पेंड होगा वो निग्लिजिबल होता है। तो अपने पॉइंट में लिखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू pressure of the gas is due to pressure of gas is due to collision of gaseous molecules with the wall of the container, collision of gaseous molecules with the wall of container, and time of collision and the time spent during the collision is negligible small, and the time spent during collision and the time spent during collision is negligibly small। मतलब जो टाइम ऑफ कोलिजन है उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी बहुत कम ड्यूरेशन के कोलिजन होगा। और जो प्रेशर ऑफ द गैस आएगा वो केवल गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल ऑफ द कंटेनर में कोलिजन से आएगा, जो कि अपने कोलिजन से उससे प्रेशर ऑफ द गैस का कोई रिलेशन नहीं होता है। सो दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट कोलिजन। तो जो भी कोलिजन हो रहे हैं वो वॉल ऑफ द कंटेनर से जो होंगे उससे प्रेशर क्रिएट होगा, बाकी कंडीशन में कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट में देखो, गैसेस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेक्निकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आइडियल गैस के केस में जीरो कंसीडर किया जाता है। तो अगले पॉइंट में लिखो, मूवमेंट ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ ईच गैसियस मॉलिक्यूल is independent of movement of each gaseous molecule is independent of movement of each gaseous molecule is independent of each other, that is intermolecular forces are zero। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। I said Yes. each gaseous molecule is independent of each other, that is intermolecular forces are zero। So one by one देखो, next I said movement of gas each gaseous molecule is independent of each other, that is intermolecular forces are zero। इसके बाद जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो करेंगे। सो ऑल मूवमेंट्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज लिटिल इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से लिखना है। व्हेन अ गैस इज लेफ्ट फॉर अ सफिशिएंट टाइम इट कम्स टू अ स्टेडी स्टेट, द डेंसिटीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद आप उस गैसेस मॉलिक्यूल का कोई भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वॉल्यूम लो,
उसके अंदर लेट से कुछ भी गैसेस मॉलिक्यूल्स का नंबर है n1, तो हम ये मान के चलते हैं कि हर 1 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर के वॉल्यूम के अंदर एग्जैक्टली इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो डेंसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। मतलब आप किसी भी टाइम पे किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पोजीशन पे एक फिक्स 1 सेंटीमीटर क्यूब के ब्लॉक के अंदर अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर काउंट करोगे, यानी पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे, तो वो इंडिपेंडेंट आएगा। किस डायरेक्शन में किस पोजीशन पे और किस टाइम पे आपने उसको इवैल्यूएट करा, वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू होगी। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी इंडिपेंडेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 मीटर पर सेकेंड के मॉलिक्यूल्स सपोज करो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में 10 है, तो किसी भी 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम के अंदर, उस क्यूब के अंदर जहां भी, उस कंटेनर के अंदर जहां भी चेक करोगे, वो मॉलिक्यूल्स का नंबर 10 ही रहने वाला है। तो मतलब यूनिटरी वॉल्यूम के अंदर या एक गिवन वॉल्यूम के अंदर एक गिवन टाइम पे गिवन पोजीशन में वेलोसिटीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि किस टाइम पे आप चेक कर रहे हो, किस पोजीशन पे चेक कर रहे हो और किस डायरेक्शन में चेक कर रहे हो। दिस इज द 7th पोस्टुलेट। ये सारी पोस्टुलेट्स हमारी आइडियल गैस की है। अगर इन पोस्टुलेट्स को किसी गैस के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो दैट इज रिफर्ड एज एन आइडियल गैस। और अब इसके ग्राउंड पे हम लोग आइडियल गैस की मैथमेटिकल स्टडी करेंगे, जिससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या करा कि एक क्यूबिकल कंटेनर लिया जिसकी साइड लेंथ a है। सो लेट अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v इज इक्वल टू a क्यूब इज टेकन, जिसमें a जो है उसकी साइड लेंथ ऑफ द क्यूब है। तो आप समझ सकते हैं क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है, तो हमने वॉल्यूम a क्यूब लिख लिया। इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कैपिटल N, मास ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल स्मॉल m। केयरफुली ध्यान रखना है, एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास m लिखा है, स्मॉल m लिखा है। क्योंकि आइडियल गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का सेम साइज एंड मास सेम होता है, तो सबके लिए मास स्मॉल m ही यूज करने वाले हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज अलग अलग होगी, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो वी हैव टेकन वेलोसिटीज एज v1 v2 v3 v4 vn, ऐसे करके हमने इसकी वेलोसिटीज कंसीडर कर ली। वेलोसिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने उसको कंपोनेंट्स में लिख लिया। तो जो v1 v2 v3 v4 vn लिखा है उसको आप टेक्निकली स्पीड समझ सकते हो, अगर और सही से लिखना है, क्योंकि अगर वेक्टर में नहीं लिखना है तो उसको स्पीड लिखना चाहिए। तो हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं स्पीड्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर v1 v2 v3 v4 vn। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई भी वेलोसिटी v1 जो स्पीड है उसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, तो vx1 i कैप, vy1 j कैप, vz1 k कैप, ये वेलोसिटी हो गई। इसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे विच इज वेक्टर v1 का मॉड, दैट इज वी आर राइटिंग स्पीड v1, तो वो रूट ऑफ vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर बन जा रहा है। इतना आपको पहले मालूम होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल ऑफ द कंटेनर पे कोलिजन की वजह से होता है। तो नाउ इफ आई टेक कि हमारे पास यहाँ एक गैसियस मॉलिक्यूल है जो इस डायरेक्शन में vx1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये सामने वाली वॉल पे जाके कोलाइड करेगा, और कोलाइड चूंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो जिस स्पीड से कोलाइड करेगा एग्जैक्टली उसी स्पीड से वापस हो जाएगा। तो पहले ये vx1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है, और कोलिजन के बाद एग्जैक्टली ये इसी वेलोसिटी से वापस हो जाएगा। लेकिन चूंकि डायरेक्शन बदल गया है, पहले ये vx1 i कैप से वापस आ रहा था और vx1 i कैप से कोलाइड कर रहा था, अभी ये माइनस vx1 i कैप से वापस लौटेगा, राइट। तो अब अगर हम इस गैसियस मॉलिक्यूल के मोमेंटम के बारे में स्टडी करें तो हमें पता है कि जो प्रेशर निकालना है वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स कैसे अप्लाई होना चाहिए वॉल पे, परपेंडिकुलर। सो बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। थ्रस्ट उस फोर्स को बोलते हैं जो किसी भी वॉल पे या किसी भी पोजीशन पे परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा होता है। तो प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, और यू कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया, बट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट वॉल या परपेंडिकुलर टू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फोर्स निकालने के लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स लिखेंगे। तो हमें बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, उससे फोर्स आएगा, और फोर्स को हम लोग पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे प्रेशर निकलेगा। और बेसिकली हमें गैस के प्रेशर से लिंक करना है, तभी हमारी गैसेस इक्वेशन बन पाएगी। सो वी आर सॉल्विंग इन अ सेम मैनर। तो मैंने बोला माना सबसे पहले कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो vx1 वेलोसिटी से x एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, आप एक चीज आसानी से समझ सकते हो कि अगर हमने वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट बना दिए, vx1 vy1 vz1, तो ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, यानी x एक्सिस का मोशन y एक्सिस से इंडिपेंडेंट, y एक्सिस का मोशन z एक्सिस से इंडिपेंडेंट। तो हम तीनों मोशंस को पहले अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, बाद में क्लब कर लेंगे, जैसा कि आप कॉमनली फिजिक्स में करते हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसको x एक्सिस में अलग स्टडी करते हैं, y एक्सिस में अलग स्टडी कर लेते हैं। x एक्सिस में कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, y एक्सिस में मोशन अंडर ग्रेविटी, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो पूरा मोशन तैयार हो जाता है। वैसे यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल 3D में मूव कर रहा है,
तो 3D मोशन स्टडी करना टेक्निकल है, तो हमने क्या करा, उसको 3 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करा। अब हम एक्स एक्सेस अलग स्टडी करेंगे, वाई एक्सेस अलग स्टडी करेंगे और जेड एक्सेस अलग स्टडी करेंगे। और चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसी स्टडी एक्स में होगी वैसी स्टडी वाई में होगी और वैसी स्टडी जेड में होगी। तो हम एक डायरेक्शन की स्टडी करेंगे, बाकी को वैसे रेप्लिका की तरह क्रिएट कर लेंगे। तो हमने स्टार्ट करा कि हमारा गैसेस मॉलिक्यूल Vx1 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हुआ, सामने वाली बॉल पे कोलाइड करा, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो एक्जैक्टली सेम वेलोसिटी से वापस लौट गया। तो अब अगर हम इसका चेंज ऑफ मोमेंटम लिखें, ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है, अगर हम उसका मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल 1 इन एक्स डायरेक्शन, तो ये वैल्यू आ जाएगी mvx1 mvx1। तो हम डायरेक्शन x लिख दिया तो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज अगर हम डायरेक्शन नहीं मेंशन करते तो इसको लिखते हैं mvx1 आई कैप। और फिर इसका मोमेंटम अगर नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे आफ्टर कोलिजन, सो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल 1 आफ्टर इट्स कोलिजन विद द वॉल, आफ्टर इट्स कोलिजन विद वॉल, और जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो नेग्लिजिबल मानना है, तो जितना इमीडिएटली वो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू -vx1 हो गई। सो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल 1 आफ्टर द कोलिजन विद द वॉल विल बी इक्वल टू -vx1। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो उसी वेलोसिटी से रिवर्ट हो गया। अब इसका अगर मोमेंटम चेंज लिखेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल 1 इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा था मॉलिक्यूल उसके कंपोनेंट के बेसिस पे लिख रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 mvx1। ठीक है, अब टाइम ऑफ कोलिजन तो नेग्लिजिबल है, बट दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में अगर हम गैप निकालेंगे, तो टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स ऑन सेम वॉल, क्योंकि एक बार एक वॉल पे कोलाइड करेगा, फिर दूसरी कोलाइड करेगा, फिर उसी पे आके कोलाइड करेगा, तो टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स ऑन सेम वॉल, तो एक वॉल पे कोलाइड करने के बाद दूसरी बार में कितना ट्रेवल करके आएगा? 2a डिस्टेंस। तो टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स ऑन सेम वॉल विल बी इक्वल टू 2a डिस्टेंस ट्रेवल करी vx1 स्पीड से, तो 2a अपॉन vx1 आ गया। ठीक है, तो जो हमने फोर्स अप्लाई कराया मॉलिक्यूल 1 की वजह से वॉल 1 पे, वो हो गया mvx2 vx1 अपॉन 2a बाई vx1, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना होता है, दैट इज फोर्स। तो मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम डिवाइड कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आ गई mvx1 बाई a। अब ये फोर्स एक वॉल पे लग रहा है, एक्स एक्सेस में ऐसी दो वॉल है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? डबल। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, अब दोनों वॉल पे एक साथ कोलिजन मान लेते, तो एक वॉल पे कोलाइड करने के बाद दूसरी वॉल पे कोलाइड करने में टाइम कितना लग रहा था? a बाई vx1, तो दोनों रास्ते थे। तो वॉल 1 पे जो फोर्स आ रहा है दैट इज mvx1 बाई a, दूसरी एक्स एक्सिस की जो वॉल है उस पे भी mvx1 बाई a, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2mvx1 बाई a फोर्स बन गया एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि इसका मोशन एक्स वाई और जेड में आइडेंटिकल है, तो y का फोर्स में वेलोसिटी y वाली ले लो और z पे फोर्स की वेलोसिटी z वाली ले लो। तो मॉलिक्यूल 1 की वजह से अगर टोटल फोर्स लिखेंगे तो x डायरेक्शन का फोर्स, y डायरेक्शन फोर्स और z डायरेक्शन का फोर्स ऐड कर दो, तो 2m बाई a कॉमन हो गया, vx1 प्लस vy1 प्लस vz1। और अभी हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट से आपको शुरुआत में सिखाया था कि वेक्टर v लिख सकते हैं दोनों का, अगर स्क्वायर का टर्म लिख रहे हैं तो vx1 प्लस vy1 प्लस vz1 की जगह हमने v1 लिख लिया। डायरेक्शन हमें सब पहले से पता है, इसलिए हमने पूरा फोर्स लिख लिया। अब ये जो टोटल फोर्स है ये मॉलिक्यूल 1 की वजह से है, अब ऐसे 2 की वजह से होगा, 3 की वजह से होगा, ऐसे 4 5 6 ऐसे n तक सबके फोर्स होंगे। तो केवल अंतर क्या होगा? m सबका सेम है, a सबके लिए सेम है, केवल अंतर किसका है? वेलोसिटी का।
तो सबकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो 2m/a फिर से कॉमन कर लो, टोटल फोर्स हो गया v1² + v2² + v3² + v4² अप टू vn²। इतना जो टोटल फोर्स है ये अप्लाई कितने एरिया पे हो रहा है, 6a² पे। कितने एरिया में अप्लाई हो रहा है फोर्स, 6a² पे, क्यूब का सरफेस एरिया। तो प्रेशर लिखेंगे तो बस इसमें सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। तो अगर हम यहाँ पे प्रेशर लिखेंगे गैस का तो आ जाएगा 2m/a इंटू 6a² इंटू v1² + v2² + v3² अप टू vn²। और अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो ये वैल्यू आ जाएगी p = 1/3m/a³ इंटू v1² + v2² + v3² अप टू vn²। बोलो ये समझ आ रहा है? पहले 6 को 2 से कैंसिल करा और a³ बन गया। अब आपको पता है a³ हमारे लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, तो हम a³ की जगह v लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो गई pv = 1/3m। अब क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n से मल्टीप्लाई करा और उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। सो v1² + v2² + v3² अप टू vn²/n लिख लिया। ये समझ गए? ऐसा फॉर्मूला लाने के लिए कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो v1² + v2² + v3² अप टू vn²/n लिखा है, इसको मैथमेटिकली बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमारा नया फॉर्मूला बनेगा pv = 1/3mn vrms²। इस इक्वेशन को बोला जाता है केटीजी इक्वेशन। This equation is referred as kinetic theory of gases equation. This is referred as KTG equation of ideal gas. अब यहाँ पे हमने एक नया टर्म लिखा है, उसको पहले सही से लिख लो। That is referred as root mean square speed। अब इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको ये क्या होता है। हमने क्या करा है, इस पूरे नंबर की जगह एक नई वैल्यू लिखी है VRMS। Instead of this term, we have used the term VRMS। और इस VRMS को हम लोग टेक्निकल टर्म में पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सर VRMS का होल स्क्वायर है ना सर? हाँ VRMS, हाँ फिर इसको रूट लगाएंगे ना, ऊपर तो स्क्वायर ही लिखा है ना हमने। यस सर। इस वैल्यू को हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। रूट नहीं लगाएंगे तब तक उसका मतलब नहीं समझ में आएगा ना। उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो इसका रूट लिखेंगे VRMS। ऊपर फॉर्मूले में इसलिए देखो VRMS² लिखा हुआ है। सो VRMS से जो ऊपर बड़ी वाली वैल्यू है उस पर रूट अप्लाई करके लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखो ये हमारी केटीजी इक्वेशन आ गई, pv = 1/3mn vrms²। हमने VRMS मैथमेटिकली रिप्लेस करा v1² + v2² + v3² अप टू vn²/n का जो अंडर रूट है उसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिख रहे हैं VRMS। तो हमारी इक्वेशन आ गई pv = 1/3 vrms²। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। बोलो 1/3m इंटू NA इंटू n/NA इंटू VRMS²। अब देखो मास ऑफ अ गैस इंटू अवोगाद्रोस नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मास हो गया, ये Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास हो गया, GMM मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। एक मोल गैस का मॉलिक्यूल इज, एक मोल गैसेस मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स। अब ये इक्वेशन देखो हमारे मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर कर पाएं। तो ये pv = 1/3mn vrms² आ गया। यहाँ पे m जो है वो मोलर मास है और स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। m जो है वो मोलर मास है एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो केटीजी इक्वेशन को ऐसे दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप एक गैस का मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो एक गैस का मास, मॉलिक्यूल का मास लिखना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है।
और अगर आप एक मोल गैस को डील कर रहे हैं तो एक मोल गैस का मास लिख लेना है। इक्वेशन पी वी इक्वल टू 1/3 mn/VRMS² हो गया। अब चूंकि ये इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस है और आइडियल गैस की एक इक्वेशन हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम गैसियस लॉज, फ्रॉम गैस लॉज आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। अब देखो इस इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो KTG इक्वेशन है वो भी आइडियल गैस की इक्वेशन है और PV इक्वल टू nRT जो है वो भी आइडियल गैस की इक्वेशन है, तो उसका मतलब दोनों सेम रिजल्ट आने चाहिए। तो अगर हमें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो सेम है, तो राइट हैंड साइड भी कंपेयर करके सेम कर सकते हैं। Yes, sir. राइट एज ideal gas equation and KTG equation both represents the ideal gas। तो दोनों इक्वेशन हमारे लिए एक ही बात है, तो दोनों का लेफ्ट साइड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम कर दो, तो इक्वेशन आ गई 1/3 mn/VRMS² इज इक्वल टू nRT। और यहाँ से n देखो कट जाएगा तो VRMS की वैल्यू आ जाएगी √3RT/m। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमें अपने पुराने वाले तरीके से निकालनी ही नहीं पड़ती है। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हमारे पास RMS स्पीड का फॉर्मूला आ गया, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। और यहाँ से आप देख सकते हो किसी भी गिवन गैस के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये चीज नोट बना के लिख लो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही सवाल आता है। नोट लिखो, फॉर अ गिवन गैस, गिवन गैस का मतलब उसका मोलर मास फिक्स हो गया। सो फॉर अ गिवन गैस रूट मीन स्क्वायर स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तब तक रूट मीन स्क्वायर स्पीड चेंज नहीं होती। सो फॉर अ गिवन गैस VRMS स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देखो हमें समझना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या प्रैक्टिकल मतलब है, समझाने की आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो टर्म इज गिवन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसमें एक्चुअल प्रोसेस फॉलो करता है उल्टा, पहले स्पीड फिर उसका स्क्वायर फिर उसका मीन फिर रूट। तो जैसे हमारे पास मान लो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड हमारे पास है सबसे पहले। सो लेट्स से वी हैव स्पीड v1, वी हैव स्पीड लेट्स से v1 v2 v3 अप टू vn। ये स्पीड है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने इस स्पीड का करा स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर v4 स्क्वायर टू vn स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। फिर तीसरा काम करा मीन, मीन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। सो मीन हुआ वी, मीन मतलब एवरेज, सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय n। और फिर इस पर रूट अप्लाई कर दो बस। अगला स्टेप है रूट, जैसे ही आपने रूट अप्लाई करा तो आपका VRMS आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द सेम वैल्यू जो आपने मीन करके निकाला है, उसी वैल्यू का रूट निकाल दो बस, तो आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल गया। ये आपकी वैल्यू आई है, इस पर रूट लगा दो बस। समझ आया, इसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी वेलोसिटी का डेटा गिवन होगा तो बस स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, सबसे पहले स्पीड फिर उसका स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, ये आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गया। समझ आई टेक्निक, चाहो तो क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर लो। कैलकुलेट VRMS speed of 5 gaseous molecules having speed
Calculate VRMS speed of 5 gaseous molecules having speed 1, 2, 3, 4, 5 meter per second respectively. 1, 3, 4, 5 meter per second respectively. एक बार सॉल्व करके देख लो। अब देखो VRMS का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 5 अंडर रूट लगा देंगे। ये आपका रूट में स्क्वायर स्पीड आएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर बन रहा होगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो फर्स्ट गो में ज़्यादातर स्टूडेंट से गलत हो जाता है, इसलिए बहुत केयरफुली सॉल्व करिएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से VRMS की वैल्यू पता है हमें अंडर रूट ऑफ 3RT/m। इसमें यूनिट्स का बड़ा अच्छा खेल है, ज़्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं। बहुत केयरफुली यूनिट्स अप्लाई करिएगा। अगर आप यूनिट सही से अप्लाई करेंगे तो बहुत सीधा सवाल है, अदरवाइज थोड़ा टेक्निकल है। उसमें देखो जो कॉमन गलती है वो ये है कि आप मॉलिक्यूलर मास गलत लगा दोगे। 3 तो सही है। आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन लगाएंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में अप्लाई करना है तो 300 केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम होता है, उसको केजी में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज द कॉमन फॉल्ट जो किसी से भी हो जाती है। अगर आपने केवल 32 लगा छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो 32 इंटू 10⁻³ केजी में अप्लाई करना है। आप ये सॉल्व करके लाओगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे VRMS तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको सर आर फटाफट। की वैल्यू किस फॉर्म में लेनी है? अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन सीखी थी, PV इज इक्वल टू nRT। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस इक्वेशन को हम लोग डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ जाती है PM इज इक्वल टू DRT। PM इज इक्वल टू DRT, डी यहाँ पे डेंसिटी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हम लोग P/D को RT/m लिख सकते हैं। P/d को RT/m लिख सकते हैं। और फिर अगर इस डेटा को यूज़ करके हम लोग RMS स्पीड निकालेंगे तो VRMS हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट ऑफ 3RT/m। और RT/m की जगह P/d पुट कर दें तो 3P/d आ जाएगी। तो ये RMS स्पीड का एक नया फॉर्मूला आ गया जो हम लोग यूज़ करेंगे। RMS स्पीड का एक नया फॉर्मूला आ गया विच विल यूज़। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 3RT/m या फिर अंडर रूट ऑफ 3P/d। अब यहाँ से कंफ्यूजन ये शुरू होता है कि अगर अब आपसे पूछा जाए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस किस पैरामीटर पर डिपेंडेंट होती है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन लिखें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन, अगर हमने क्वेश्चन लिखा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन, root mean square speed of a gas depends on और अगर हम इसके ऑप्शंस लिखें, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन प्रेशर, और चौथा ऑप्शन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। बताइए क्या आंसर लिखा जाए। ABC। तो जो यस सर।
जो अपनी आरएमएस स्पीड है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मैंने आपको शुरुआत में नोट्स में लिखवा दिया है, तो उसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है, फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पी बाई डी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आर टी बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, तो पी बाई डी अपने आप कांस्टेंट हो गया। तो अगर प्रेशर डबल होगा तो डेंसिटी डबल हो जाएगी, प्रेशर आधा होगा तो डेंसिटी आधी हो जाएगी। तो पी बाई डी हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस वजह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड प्रेशर और डेंसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ठीक है। अब जैसे हमने अपनी आरएमएस स्पीड डिफाइन करी, ऐसे दो मॉलिकुलर स्पीड्स और डिफाइन करते हैं। तो अगले टर्म में लिख लो मॉलिकुलर स्पीड्स, अगला टर्म लिखेंगे मॉलिकुलर स्पीड्स। तो जैसे हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, बिल्कुल आइडेंटिकली हम लोग दो स्पीड और डिफाइन करते हैं इसके साथ। तो मैं तीनों स्पीड एक साथ लिखे दे रहा हूँ। तो मॉलिकुलर स्पीड हम लोग तीन डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पहले तीनों के फॉर्मूले लर्न कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर में अभी, क्योंकि फॉर्मूले पे ही सवाल आ जाता है कई बार। तो सबसे पहली स्पीड हमने लिखी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दिस इज वी आर एम एस। वैल्यू लिखेंगे तो इसका अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम या फिर अंडर रूट ऑफ 3 पी बाई डी, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। और सारी मॉलिकुलर स्पीड्स के लिए ये बात सही है। दूसरी स्पीड जो हम लोग फॉलो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। सेकेंड स्पीड इज रिफर्ड एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ, या इसको वी एवरेज करके लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड इज वी एवरेज, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 8 आर टी बाई पाई एम, या इसी को अंडर रूट ऑफ 8 पी बाई पाई डी लिख सकते हैं। और तीसरी स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम लोग लिखते हैं वी एम पी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम, अंडर रूट ऑफ 2 पी बाई डी। ये तीन मॉलिकुलर स्पीड्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं, इनको प्रॉपर्ली फॉर्मूले के साथ ठीक से लर्न कर लेना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है। आईआईटी में इसके दो सवाल आ चुके हैं। पहले तो पूछा गया इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, और दूसरा सवाल इनका रेशियो आ चुका है। दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले केस में लिखो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। सो अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल। उसका आंसर सिंपल है, आर एम एस स्पीड सबसे बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 है। उससे छोटी वैल्यू एवरेज स्पीड आएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 8 पाई पाई की वैल्यू 3 से कम आएगी, बट 2 से ज़्यादा आएगी। और लास्ट वैल्यू लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का रेशियो पूछा जाता है, सेकेंड क्वेश्चन भी यहीं पे लिख लो। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल। तो इनका रेशियो लेंगे तो वी आर एम एस इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल अगर लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर टी बाई एम कट जाएगा सारे केस में, तो वैल्यू आ जाएगी रूट 3 इज टू रूट ओवर 8 बाई पाई इज टू रूट 2। ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके अगर रेशियो 1 में लिखेंगे कि 1.225 इज टू 1.128 इज टू 1 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये लिख सकते हैं। 1.225 इज टू 1.228 इज टू 1 लिख लेंगे। ठीक, ये आपका रेशियो आ गया।